हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। यूजीसी नेट जून 2024 का आवेदन शुरू हो चुका है। 10 मई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? और 16 जून को आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो इस पर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे पिछली बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता था, बहुत सारे डेट्स पर होते थे, मतलब कि हफ्तों तक ये एग्ज़ाम चलते थे। लेकिन इस बार सिर्फ एक डेट लिखी गई है, 16 जून। तो इस पर भी आगे बात करेंगे कि क्या एक ही डेट पर होगा कि आगे चल के कई सारी डेट पर ये एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम कैसे मोड में होगा, तो इस बार ओएमआर बेस्ड होगा और ओएमआर बेस्ड में किस तरह से पैटर्न होगा, इस पर भी बात करेंगे। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रूप में भी इस बार ये यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, क्योंकि इसी एग्जाम के थ्रू सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ या स्टेट यूनिवर्सिटियाँ या फिर जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, सब पीएचडी में एडमिशन इंटरव्यू के बेस पर लेंगे। ठीक है? तो जो यहाँ पर पीएचडी के एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे, तो आपको एडमिशन का क्या चांस है? नेट क्वालीफाई करेंगे तो क्या चांस है? आप अगर पीएचडी एडमिशन ओनली के लिए क्वालीफाई करते हैं, तो क्या चांसेस है आपके एडमिशन के? इस पर भी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा पीएचडी एडमिशन का यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा नोटिफिकेशन लगातार आता रहता है और आपको हमारे चैनल पर कोई भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन छूटने नहीं वाला है। सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो चैनल आपके बड़ा काम का है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस पर जो भी अपडेट है, उसे देखते हैं। ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। जून 2024 का रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे वीडियो के। यहाँ पर मेन्यू बटन में आने के बाद आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखेगा, ये आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की कुछ खास बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो एडमिशन से रिलेटेड बात है, वो तो आप देख ही सकते हो। 20 अप्रैल से शुरू हुआ है, 10 मई इसकी लास्ट डेट है और यहाँ पर 1150 एप्लीकेशन फी जनरल अनरिजर्व्ड का, 600 ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, 325 एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी का है। ठीक है? 16 जून को यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा गया है और उसके बाद ये एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का ये एग्जाम होगा। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, दोनों के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, ये एक साथ ही पेपर होंगे। इस बार का जो ये यूजीसी नेट एग्जाम है, इसकी जो कुछ खास बातें हैं, वो हम बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 कैटेगरी बनेगी आपके सर्टिफिकेट्स की। ठीक है? पहला जो यहाँ पर रहेगा, वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा पीएचडी एडमिशन, तीनों के लिए वैलिड होगा। ठीक है? अब यहाँ पर जो जेआरएफ का वैलिडिटी होता है, वो 2 साल का होता है, यानी कि 2 साल के अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन ले लेना है, जिससे कि आपको ये फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आवेदन कर सकते हैं, जो वैकेंसीज जो निकलती हैं। ठीक है? यहाँ पर पीएचडी एडमिशन का जो बात है, तो पीएचडी एडमिशन में जेआरएफ अगर आप क्वालीफाई होते हैं, यानी कैटेगरी 1, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है? इसमें आपको डायरेक्ट ये इंटरव्यू में ले जाएगा। लेकिन आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में अगर क्वालीफाई होते हैं, तो आप पहली बात तो जेआरएफ से वंचित हो जाएँगे। ठीक है? और अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालीफाई होते हैं, तो आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कैटेगरी 3 में क्वालीफाई होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी 3 या कैटेगरी 2 में क्वालीफाई होते हैं, तो पीएचडी एडमिशन का सर्टिफिकेट आपको पीएचडी एडमिशन वैल्यू के लिए वैध बना देगा। ठीक है? लेकिन इसमें जो पीएचडी एडमिशन में आपको प्रॉब्लम ये आएगी, वो ये आएगी कि अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में क्वालीफाई होते हैं, तो जो ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ये पीएचडी एंट्रेंस के इक्विवेलेंट मानकर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है? यानी कि जो ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम होगा, इसका 70% वेटेज आपको मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू में बुलाए जाएँगे। ठीक है? तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आपने नेट क्वालीफाई, सिर्फ़ नेट के लिए क्वालीफाई किया है, यानी कि आप कैटेगरी 2 के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको चांसेस तो बनता है। आपके लिए चांस ये बनता है कि आप ये जो 70% वेटेज है, इसमें आप थोड़ा-सा ऊपर रहेंगे। तो मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ कैटेगरी 3 में रहते हैं, सिर्फ़ कैटेगरी 3, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेआरएफ वाले ऊपर हैं आपके, ओनली नेट वाले भी ऊपर हैं। तो सिर्फ़ पीएचडी ओनली एडमिशन के लिए अगर आप एलिजिबल रहते हैं, तो ये जो 70% वेटेज है, ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब अगर हम सिंपली भाषा में समझें, तो अगर आप ये कैटेगरी 3 में क्वालीफाई करते हैं, तो आप सिर्फ़ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे और जब आप सिर्फ़ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो कैटेगरी 1 वाले हैं, ये कैटेगरी 2 वाले हैं, ये लोग भी तो एलिजिबल हैं और ये जो कैटेगरी 1 वाला कैंडिडेट रहेगा, ये तो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएगा। इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जो कैटेगरी 2 वाला है कैंडिडेट्स, अगर इसकी बात करें, तो ये मेरिट में जो 70% वेटेज मिल रहा है एंट्रेंस इस एग्ज़ाम का, उसमें तो ये आपसे ऊपर रहेगा। तो फिर सीट ही कितनी आती है? अब जैसे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, तो देखा जाए तो ज़्यादा सीट, बहुत ज़्यादा अगर खींचा जाता है, तो 30 से 35 सीट होती है। ठीक है? अब इसमें जेआरएफ वाले भी हैं और नेट वाले भी रहेंगे, तो आपको कहाँ मौका मिलने वाला है? अब बहुत रेयर कंडीशन है कि सिर्फ़ पीएचडी ओनली के लिए अगर आप एलिजिबल रहते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है। ठीक है? तो यही जो प्रॉब्लम है, यही बच्चे जो है उठा के बहुत सारे लोग इस प्रोसेस का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इससे बहुत अच्छा एक कदम ये माना जा सकता है कि यूनिवर्सिटियाँ अपना मनमानी अब नहीं कर सकती। ठीक है? जो भी बच्चा
योग्य रहेगा, यानी कि जो योग्य रहेगा भैया वही तो जेआरएफ क्वालीफाई करेगा, वही नेट क्वालीफाई करेगा, उसको एडमिशन मिलने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। पहले दिक्कत क्या होती थी कि लोग जेआरएफ क्वालीफाई रहते थे, उनका पीरियड ओवर हो जाता था और वो एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो ये इन लोगों को जो नुकसान होता था, उसमें अब सुधार होगा, ये बात तो मानी जा सकती है। क्योंकि पहले यूनिवर्सिटियाँ क्या करती थी कि चाहे आप जेआरएफ क्वालीफाई होके जाओ, चाहे नेट क्वालीफाई होके जाओ, वो अपने बच्चों को, अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट्स रहते थे, उनको आराम से वो एडमिशन दे देती थी। तो इसमें दोनों पहलू हैं, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं इसे। तो ये चेंजेज़ एक यूजीसी नेट में हुआ, ठीक? तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्रयास ये करें कि जेआरएफ क्वालीफाई हो, और अगर जेआरएफ नहीं भी हो पाता है, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यानी कि कैटेगरी 2 से नीचे आप ना आएँ। कैटेगरी 2 तक बहुत अच्छा चांस है पीएचडी एडमिशन का, कैटेगरी 3 में हमको थोड़ा कम चांस दिख रहा है। हालाँकि स्टेट यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, उसमें मौका मिलने का चांस तो है, लेकिन फिर भी वहाँ भी तो जेआरएफ और नेट वाले जाएँगे। अब यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2024 का एक मेजर चेंजेज़ और ओएमआर बेस्ड इस बार एग्ज़ाम होगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड होता था सीबीटी मोड में, ठीक है? सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम होता था उसके लिए एनटीए को एग्ज़ाम कराने में काफ़ी दिन भी लगता था। तो इसमें ये होता था कि सेंटर्स भी लिमिटेड होते थे। जो कंप्यूटर सेंटर्स रहेंगे, वहीं पर जहाँ कंप्यूटर की सुविधा रहेगी, जो साइबर कैफ़े होंगे, उसी में एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम कराने में एनटीए को काफ़ी समय लगता था। अब ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो एनटीए को इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। वो 1 दिन में भी एग्ज़ाम करा सकते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या इंटर कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज सभी में ये सेंटर्स दे सकते हैं, ठीक है? आराम से ये अपना एग्ज़ाम करा लेंगे। हाँ, लेकिन अब पेपर आउट होने का भी चांसेस तो बढ़ रहा है, तो इस पर भी एनटीए को ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों को इसमें क्या लाभ हो रहा है? बच्चों को ये लाभ हो रहा है कि जब आप सीबीटी मोड में एग्ज़ाम देते थे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम ये आती थी कि ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें पैसेज 3-4 पैसेज आते हैं। इसमें असर्शन एंड डिसर्शन, यानी कि यहाँ पर जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी बहुत होते हैं। तो अगर एक स्क्रीन की बात करें, तो उसपे सिर्फ क्वेश्चन भी कभी-कभी एक बार में नहीं दिख पाता। आपको क्या करना पड़ता है, कर्सर से स्क्रॉल करना पड़ता है स्क्रीन को, तो उसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो अब इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपके पास ओएमआर रहेगा, तो आपको पलट के पढ़ने में बहुत अच्छा आसानी रहेगी, और इससे आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी अच्छी तरह से वर्क करेगा। आप बाकायदा सोच पाएँगे एक ही बार में देख के। तो इससे थोड़ा-सा आसान होगा इस एग्ज़ाम को देने में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो तो पहले जैसा ही है। आपको 50 क्वेश्चन पेपर 1 में मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 यानी कि जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसका रहेगा, और 300 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर होता है। वही सेम होगा, 3 घंटे में आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है? मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो यानी कि इंग्लिश और हिंदी ओनली में ये एग्ज़ाम होगा। जो लैंग्वेज के पेपर्स होंगे उन्हें छोड़ के, ठीक है? मार्किंग स्कीम की बात करें, तो जैसे कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कुल यहाँ पर 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। अब यूजीसी नेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, उसमें भी एक न्यू पॉइंट जोड़ा गया है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे यूजीसी नेट एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी है, वो पीजी वालों का तो पहले जो एलिजिबिलिटी थी कि 55% मार्क्स में आपका पीजी होना चाहिए। 5% की छूट इसमें मिल जाती है जो एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर वगैरह को, ठीक है? बाकी जनरल, अनरिजर्व्ड एंड जनरल ईडब्ल्यूएस का कम से कम एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, तभी वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ अब आगे एक चीज़ न्यू जोड़ा गया है, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं, पॉइंट जोड़ा गया है। द कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन दियर लास्ट सेमेस्टर मे आल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। यानी कि जो 4 ईयर का बैचलर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री है, ये कैंडिडेट्स अगर अपने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जामेशन मिलता है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, देखिए जो नेट का एग्जाम होता है, ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी का एक टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये जो एलिजिबिलिटी का ये टेस्ट होता है, इससे एग्जामेशन किसको मिल रहा है? तो जो भी कैंडिडेट 1989 से पहले यूजीसी सीएसआईआर या जेआरएफ का एग्जाम दिए हैं, उन्हें ये नेट एग्जाम से एग्जाम्प्ट रखा जाता है, यानी कि उन्हें देने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और स्टेट कैंडिडेट्स जो होते हैं, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने दिया है यूजीसी से, जो एक्रीडेटेड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो ऐसे कैंडिडेट्स जो 1 जून से पहले इस एग्ज़ाम को दिए हैं, वो भी एग्ज़ाम्प्ट होते हैं इस नेट में अपीयरिंग से, ठीक है? और बाकी जो डिटेल्स हैं वो एज़ इट इज़ जो पहले जैसा है, आपको पता होगा, वैसे का वैसा ही है, ठीक है? यहाँ पर जो नेट में सब्जेक्ट्स हैं, उनका कोड और लिस्ट दी गई है लास्ट में। आप जब इसमें पेज नंबर 21 पर आएँगे, तो यहाँ पर से आपको दिखेगा। कुल यहाँ पर 83 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और सभी का यहाँ पर कोड भी दिया गया है, ठीक है? सभी का कोड दिया गया है, कुल 83 सब्जेक्ट्स हैं। ये कोड भी आप नोट कीजिएगा, ये आपको जो एप्लीकेशन करेंगे उसमें आपकी मदद करेगा, ठीक है? जो जनरल पेपर होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, और इसका अगर आप पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, तो ये हमारे पास कलेक्टेड पीवाईक्यू अवेलेबल हैं, और वो भी अच्छे से अरेंज करके आंसर की के साथ, वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है? तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ले सकते हैं। हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट पर। तो constancemind.com हमारी वेबसाइट है, वो आप देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको क्विज़ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्विज़ भी कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी पीएचडी एडमिशन से रिगार्डिंग, और यूजीसी नेट पर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।